गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है ना, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक लेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे ये कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जैसे कि LPG, जिसका नाम आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही पॉइंट्स हैं जो इसके अंडर आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीज़ समझाएं आपको ये और क्लियर कर दें कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है आप लोगों की, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थ्योरेटिकल पार्ट, मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो बच्चा इसको अच्छे से कर लेगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक्स को अच्छे से कर लेगा, वो क्लियर बहुत अच्छे नंबर लाएगा। अब आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये कब बनी और कब इसकी स्टार्टिंग हुई, तो हम पहले बता देंगे 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई। कब हुई? 1991 जुलाई। ठीक है, और कुछ चीज़ों का इसमें आपने नाम सुना होगा, जैसे लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आपने नाम सुना। एक और है IBRD, ठीक है, IBRD, इसको हम ही वर्ल्ड बैंक से ही डिनोट करेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो थे रीजन फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है ना, क्या रीज़न थे जो हमने पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो उसमें एक रीज़न था कि हमारे ऊपर जो है फाइनेंशियल डेप्ट, कर्जा बहुत हो चुका था, फाइनेंशियल डेप्ट हो चुका था। तो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने हमसे कहा, हमसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर देंगे, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हम निकाल देंगे, हम आपको 7 बिलियन का लोन, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। काइंड ऑफ दैट, क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको लिबरलाइजेशन, यानी हमारे लिए ओपन करने पड़ेंगे गेट, लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरल होना पड़ेगा हमारी पॉलिसी के लिए, ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, अपने आप की पॉलिसीज़ को, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी हम ट्रेड करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमारी इंडिया ने ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी और इनकी बातें कुछ हद तक मान ली। ठीक है, और हमने ये पॉलिसी स्टार्ट कर दी। अब इस पॉलिसी के अंडर मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर है मोस्टली कि भाई जुलाई 1991 में ये बना। IMF और IBRD थे जिसने हमें, वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया और उस फाइनेंशियल क्राइसिस से हमें निकालने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा समराइज टॉपिक है। अब इसके बारे में हमने इसने क्या क्या किया, कौन कौन से दो चीज़ों पे फोकस किया। ठीक है ना, एक हो गया आपका स्टेबलाइजेशन, ठीक है, मेजर, ठीक है, स्टेबलाइजेशन मेजर, मतलब अगर हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे फ़ायदा क्या हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म मेजरमेंट है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, किस पे फोकस कर रहा है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म पे फोकस कर रहा है। जैसे कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, हमने पढ़ा था रीज़न फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, करीब 16% के कुछ परसेंट के आसपास वो पहुंच गया था। ये हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स को हमने डिस्कस किया। इसमें हम किसके कैसे दूर गए, एक तो इन्फ्लेशन को हमें कम करना है, किसको कम करना है, इन्फ्लेशन प्रेशर को, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हमें रिड्यूस करना है, यानी हमें गुड्स के और सर्विसेज के जो प्राइस हैं उसको डिक्रीज़ करना है ताकि हम आसानी से अपने आप को करेक्ट कर सकें। दूसरा, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना है। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन, बैलेंस, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने क्या बताया था, तो बैलेंस हो गया पेमेंट का, यानी एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट करना है हमें, हमारा ये टारगेट है। अब तक हमारा क्या रहा था, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था
और हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा था। मतलब हम चीज़ें बाहर से मंगा ज़्यादा रहे थे और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जिसकी वजह से हम पैसा ज़्यादा दे रहे थे और हमारे पास पैसा कम आ रहा था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा कम होता चला गया। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर के अंदर। ये हो गया स्टेबलाइजेशन मेथड में 2 पॉइंट्स लिए गए हमने। एक तो महंगाई को कंट्रोल करने की बात कही गई, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने की बात कही गई। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेजर, ये मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग टर्म गोल की बात करोगी। इससे पहले हमने अभी क्या था, शॉर्ट टर्म। हमने शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बात करी थी और हमने इन्फ्लेशन पे बात करी थी। इसमें हम अपनी कंट्री की इफ़िशिएंसी को बढ़ाएंगे और कंपटीशन लेवल पर, यानी जो हमारे जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं और हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, उसको हम एक तरीके से कंपटीशन लेवल पर हम अपनी कंपनीज़ को आगे लेके आएंगे और उनसे बीट करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारा जो रिजिडनेस है, जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उन पॉलिसीज़ को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, तो रिस्ट्रिक्शंस को हम रिमूव करेंगे। कौन से रिस्ट्रिक्शन जो हमने ट्रेड पे लगा रखे हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव। दूसरा, हम थोड़ा सा लिबरल होंगे, ट्रेड पॉलिसी के अंदर लिबरल होंगे। मतलब हम आसानी से हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हमें ट्रेड करने में आसानी हो और अपने काम करने की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये लॉन्ग टर्म हमने सोचा था कि हमें ये काम करने हैं कि एक तो हमें बहुत सी चीज़ों पर ट्रेड जो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, हमने कोटा लगा रखा है, हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, एक तो हम इनको ख़त्म करेंगे जिससे हमारा जो ट्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज़ हो सके। हम लिबरल होंगे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, हमारी जो टैक्सेस हैं उन पर हम लिबरल होंगे, पॉलिसीज़ को हम आसान करेंगे और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ये सारी चीज़ों को हम, फॉरेन ट्रेड को रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें हम पे हम फोकस करेंगे और अपने काम की एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे। ये होगा स्ट्रक्चरल में, यानी हमें स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, हम किस तरीके से कंट्री को चला रहे हैं, उसको हम चेंजेस करेंगे। ये हो गया लॉन्ग टर्म, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल था, वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल था। अब हम डिस्कस करेंगे पहला इसमें LPG में से लिबरलाइजेशन। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन। इसमें मैं आपको बता दूं जितने रिफॉर्म्स हैं, मोस्टली ज़्यादा रिफॉर्म्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब है एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर देना, आसान कर देना, इजी कर देना। फॉर किसके लिए? ट्रेड के लिए, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इजी ट्रेड कर देना। अगर हम और लिखें आसानी से, इजी ट्रेड। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन भी पे हम किस चीज़ पे बढ़ेंगे इसके अंदर? एक तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ, इंडस्ट्री में चेंजेस करेंगे हमारे, इंडस्ट्री रिफॉर्म। ठीक है, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल हो गया, फाइनेंशियल हो गया और आपका क्या हो गया, फिस्कल, फॉरेन एक्सचेंज और टैक्स का, और टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री रिफॉर्म करेंगे, फॉरेन जो हमारे ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, उसमें हमारे चेंजेस आए, रिफॉर्म हमने चेंजेस किए। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर यानी RBI हमारी गवर्नमेंट था, उसका हमने चेंजेस किए। हमने टैक्स में चेंजेस किए, हमने इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज किए। इंडस्ट्री में की कि हमें कौन कौन से लाइसेंस हैं या क्या चीज़ें, उस पर हमने जो है चेंजेस किए। तो ये होगा लिबरलाइजेशन, यानी पूरी तरीके से हमने ट्रेड को आसान करने की कोशिश करी, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी। इससे अगर हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो हमारा ट्रेड करना, लिबरल होना बहुत आसान हो जाएगा। हम आसानी से अपने ट्रेड को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। ठीक है, ओके।
उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ये पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ए मान के चलिए ए, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म ये किसका पार्ट है? ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है। और लिबरलाइजेशन का हमने कहा था रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, और रिमूवल हमें ख़त्म करनी है, रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करनी है। किसकी रिमूवल की एंट्री ख़त्म करनी है? ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हमें उनको ख़त्म करना है, नहीं प्राइवेट सेक्टर को हमें पार्टिसिपेशन में लेके आना है, यानी प्राइवेट कंपनीज़ पर, प्राइवेट सेक्टर पर हमें ज़्यादा जोर देना है कि हम उनसे अपना काम ले सकें, उनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा सकें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए हैं इंडस्ट्री सेक्टर में? ये भी 1991 में ये मेन प्रायोरिटी था कि हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में लेके आएँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें, जब पहले क्या था 1991 से पहले हमें कोई भी काम स्टार्ट करना है तो हमें गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ता था, यानी अप्रूवल लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, तब हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते थे, इनिशिएट कर सकते थे। और अपने ही बिज़नेस को एक्सपेंशन लेने के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उसमें गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो रिजर्व में थी, मतलब गवर्नमेंट ही उनको ऑपरेट करती थी, प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई रोल नहीं था। सबसे पहले इन्होंने 17 इंडस्ट्रीज़ को कम कर और कम इंडस्ट्रीज़ कर दिया, नियर अबाउट अब 5 इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब जो रोल है वो पब्लिक सेक्टर का, जो दूसरा पॉइंट है, वो कम होता चला गया और प्राइवेट का बढ़ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो सिगरेट्स है, अल्कोहल है, टोबैको है और आपका एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है, केमिकल से बनी हुई हज़ार्डियस कंपनीज़ हैं, जो कि नेशंस के लिए, जो नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट और गेन का फ़ायदा हो सकती है, वो कंपनी सिर्फ ऑपरेट करती है हमारी पब्लिक सेक्टर, नहीं गवर्नमेंट सेक्टर। बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, सॉरी जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं वो फॉलो कर रही हैं, वो स्टार्ट कर रही हैं अपना बिजनेस, यानी किसी भी सेक्टर में अपना बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, एबोलिशन मतलब यहाँ पे ख़त्म किया लाइसेंस वाला प्रोसेस, यानी हम आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें दूसरा पॉइंट, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड हो गया, रिस्ट्रिक्ट रह गया। कौन सी कितनी कहते हैं, 3 से 5 कंपनियों तक रह गया। जैसे एटॉमिक एनर्जी रह गया, रेलवे रह गया और आप कह सकते हैं डिफेंस वाला रह गया। बाकी सारी जितनी भी सेक्टर्स थे वो सब प्राइवेटाइज्ड हो गए, सब में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी अब उसमें हम प्राइवेट का रोल ज़्यादा देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस का जो रोल है वो अब प्राइवेट कंपनीज देख रही हैं। नई नई कंपनीज जो है स्टार्टअप हो रही हैं, बन रही हैं, बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी एक तरीके से पूरी तरीके से जो कंट्रोल था पहले गवर्नमेंट के पास था, अब किसके पास पहुंच रहा है? वो प्राइवेट सेक्टर के पास पहुंच रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा? आसान होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और हमारा जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है या कह लो आप क्वालिटी ऑफ गुड्स है, वो हमारा इम्प्रूव होगा, ठीक है। फिर डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डी रिजर्वेशन मतलब है कि पहले जो स्मॉल इंडस्ट्री थी उनका जो कोटा था या उनके कह सकते हैं आप गुड्स जो थे वो रिस्ट्रिक्ट थे कि आप ये गुड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बोल्ट है, तो बोल्ट है या आपका जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं किसी भी कंपनी के जो किसी बड़ी कंपनी में यूज़ होते हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी। लेकिन वो भी कोटा ख़त्म कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सपेंशन कर दिया, उनकी लिमिटेशन को इंक्रीज़ कर दिया और अब इनकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ के आसपास कर दी। 5 करोड़ तक के जो काम है, टर्नओवर है, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। तो इससे इंप्रूव हुआ, स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, काम करने का मौका मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कोटा लिमिट थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनके ऊपर, वो रिमूव किए गए, वो ख़त्म किए गए। ये नहीं उन्हें ख़त्म किया गया, उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी, कोटा थी, गुड्स का जो रिस्ट्रिक्शन था वो रिमूव किया गया और अब वो लार्ज स्केल पर और अदर गुड्स भी वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द मार्केट फोर्सेस। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द मार्केट फोर्सेस, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी किसी भी चीज़ के प्राइस को, किसी भी गुड्स के प्राइस को गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब क्या है, अब मार्केट डिसाइड करेगी, मार्केट जो तय करेगी, मार्केट में जितनी सप्लाई और जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से, यानी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चला गया मामला। अब किसके ऊपर चला गया? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा, गवर्नमेंट किसी चीज़ के रेट को डिसाइड कर दे। अब क्या कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगी। किसी भी चीज़ के गुड्स के प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा। अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। फिर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जैसे लाइक हैवी मशीन्स कह सकते हैं आप, मशीन्स या हैवी मशीन्स, ठीक है, यानी वो गुड्स जो प्रोडक्शन में मदद करें, हम उनको इंपोर्ट करें, ना कि खाना पीना,
अनाज, ये सब इंपोर्ट करने के बजाय हम क्या इंपोर्ट करें, हैवी मशीन से इंपोर्ट करें और अपने यहाँ अपने इंडिया के अंदर उनसे प्रोडक्शन लें और अपने इंडिया को सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। तो ये हमारा मेन मोटिव था। और दूसरा MRTP एक्ट ख़त्म हुआ हमारा, एक और जोड़ ले रहा हूँ, MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, ये ख़त्म हुआ। 2002 में इसका कंपटीशन एक्ट आया, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। तो ये कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे इंडस्ट्री लाइसेंस के अंदर के। इंडस्ट्री लाइसेंस को जो है ख़त्म किया गया, बहुत सारे पहले रिस्ट्रिक्शन थे, अब आसानी से मिल जाता है लाइसेंस। इसमें पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा कम किया गया, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री का रोल बढ़ाया गया, उनके लिमिट्स को बढ़ाया गया, उनकी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया। अब मार्केट डिसाइड करेगी कितने यहाँ पे गुड्स बढ़ रहे हैं, कितनी सप्लाई हो रही है, वो सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी मार्केट के ऊपर। अब आता है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। हम जो बाहर से सामान मंगाएं वो हैवी मशीन्स और कैपिटल गुड्स मंगाएं, जिससे हम और अदर फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें, जिससे हमारी GDP इंक्रीज हो सके। फिर MRTP एक्ट को भी ख़त्म करके कंपटीशन एक्ट लेके आए, उसके अंदर भी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एंट्रीज़ को जो है जो हो रही थी MRTP में, मोनोपोली जो चल रही थी, उसको ख़त्म करके एक नई पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, ठीक, रिफॉर्म्स। पहला इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म था, दूसरा इसमें हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब इसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस लाए हम आफ्टर 1991 अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या हम चेंजेस लेके आए। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें तो RBI इज़ द सुप्रीम बैंक, जो कह सकते हैं अपेक्स बैंक है, जो सारी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। यानी RBI एक ऐसा बैंक कह सकते हैं आप, सेंट्रल बैंक है हमारा, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, पूरी इकोनॉमी को हमारे इंडिया की कंट्रोल करता है, फॉर रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉर इंक्रीजिंग द रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, वो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं उसके अंदर। तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, डिफ्लेशन सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, क्या उसमें चेंजेस करे RBI ने, क्या क्या उसमें चेंजेस लाए, कि जो हमने कहा कि ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया, ठीक है। सबसे पहले चेंज इन द रोल ऑफ द RBI ने क्या करा है, यहाँ पर रोल चेंज कर रहा है, चेंज द रोल ऑफ RBI। पहले क्या करता था, ये रेगुलेट करता था। क्या करता था, ये रेगुलेट करता था, रेगुलेट। अब क्या कर रहा है, ये फैसिलिटेट, ठीक है, या फैसिलिटेटर, ठीक है ना, ये फैसिलिटेटर, ठीक है। यानी अब क्या, ये सजेशन दे रहा है, आपको एज ए एजेंट काम कर रहा है, आपके लिए फंक्शन कर रहा है, आपके लिए, ठीक है, आपको हेल्प कर रहा है। पहले क्या, रेगुलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता था पूरी तरीके से। इसकी मोनोपोली थी, इससे बगैर पूछे, इसके बगैर परमिशन के कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक फैसला नहीं ले सकते थे। पहले इस तरीके का रेगुलेट था। अब क्या है, फैसिलिटी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझा रहा है, बता रहा है इस सिचुएशन से कैसे निकलिए। अगर कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया है तो उसकी हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। यानी एक तरीके से ये क्या है, एज ए एजेंट काम कर रहा है अदर बैंक्स के लिए, ठीक है। एक तो ये चेंज द रोल ऑफ द RBI, एक तो ये चेंजेस मेन इंपॉर्टेंट चेंज है कि उसने अपने नज़रिए को, अपने काम करने के तरीके को बदला, ठीक है। दूसरे इसके अंदर है ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। यानी 1991 से पहले कोई भी प्राइवेट बैंक, हम एक बात कर रहे हैं कि नहीं था, लाइक ICICI, ठीक है, HDFC, HSBC, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक 1991 के बाद आए। यानी एक तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ा, कम्पिटिटिवनेस बढ़ी। पहले, इससे पहले क्या थे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, तो उसमें कंपटीशन कोई था ही नहीं, सारे गवर्नमेंट बैंक है। अब क्या हुआ, इनके आने की वजह से एक तो सर्विसेज बेटर हुई, क्या हुई, सर्विसेज बेटर हुई, ठीक है। कंपटीशन का जो लेवल है वो ग्रो हुआ, आपस में कंपटीशंस बढ़ा, ठीक है, लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। और हमें फ़ायदा हुआ प्राइवेट बैंक्स के आने का, कि हमने उन्होंने क्या किया, हमारी हम जो है पूरी इंडिया को कवर अप नहीं कर सकते थे, हर जगह पहुंच नहीं सकते थे, तो इससे क्या हुआ, इन प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से हमने पूरे इंडिया को मोस्टली कवर कर लिया, तो फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्प, मदद की वजह से। तो ये बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें आई थी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आए तो हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो हम जानते हैं। हमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप देखिए, इनकी जो सर्विसेज होती हैं, जो प्राइवेट बैंक की सर्विसेज होती हैं, वो बहुत ही अच्छी सर्विसेज होती हैं अगर हम कंपेयर करें एक पब्लिक बैंक से।
तो हमने देखा होगा उनकी जो सर्विस है बहुत ही अच्छी होती हैं। अब आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी इसको हम बात करें बाहर का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ का, हम शॉर्ट फॉर्म में कहें एफडीआई भी कह सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी अब लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने बैंक्स खोल लें बाहर की कंट्रीज आके, हमारी जैसे अमेरिकन बैंक है, बार्कले बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है जो हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, यानी करीब करीब 51% तक की हमने उनको इन्वेस्टमेंट करना अलाउ कर दिया। तो एक बड़ी अचीवमेंट हुआ कि हमें बाहर के बैंक भी हमें जो है हमारे इंडिया में आके ओपन हो रहे हैं, न्यू ब्रांचेस उनकी ओपन हो रही हैं और वो यहाँ पे वो फंक्शनिंग कर रहे हैं और वेल फंक्शनिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा सिस्टम है, उनको लिबरलाइज, उनको जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और हमारी जो इकोनॉमी है वो इस तरीके की इकोनॉमी है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, तभी तो हमारे यहाँ बैंक्स खुल रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा चीज़ हुई कि हमारे यहाँ FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी हमारे यहाँ आए। ठीक है, अब आता है सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस। हम इसे भी कह सकते हैं कि इजी टू ओपन, ठीक है, न्यू ब्रांचेस। ठीक है, हम आसानी से अब कोई भी नई ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन अब भी ये है कुछ आपको कुछ शर्तें, कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी जो RBI कहता है, रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा बहुत आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फॉलो ना करो, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी मर्जी से अपनी ब्रांच को एक्सपेंड कर सकते हो। पहला हर ब्रांच को ओपन करने के लिए आपको RBI से ही परमिशन लेनी पड़ती थी। अब क्या है, RBI ने कुछ नॉर्म्स को थोड़ा सा ईजी किया है, जिसकी वजह से आप अपनी ब्रांच को एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ रूल्स में थोड़ी सी लिबरल दिया, छूट दी है। ऐसा नहीं पूरी तरीके से कि जहाँ चाहे आप खोल लें, जब जो मर्जी चाहे जैसे कर लें, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के। ठीक है, अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और उसके बाद ट्रेड एंड टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके आई होप ये समझ में आ गया हो। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आप जहाँ चाहें वो पूछ सकते हैं। ओके, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी में थर्ड पार्ट पे पहुँचे, सी पार्ट पे पहुँच गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इससे पहले हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और दूसरा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, अब आते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें क्या चेंजेस लेके आए, इसमें दो ही पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। ठीक है, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ का मतलब है कि हम जानबूझकर हमारी जो गवर्नमेंट है अपने पैसे की वैल्यू को कम करती है, कम दिखाती है। उसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों कम दिखा रही है? हमने एक वर्ड पढ़ा था शुरुआत में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट था, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा हो रहा था। यानी हम बात करें एक्स को हम एक्सपोर्ट डिनोट करते हैं, वो हमारा ज़्यादा हो रहा था और जो इम्पोर्ट है वो हमारा कम हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होता चला जा रहा था, क्योंकि हमारा जो आउटफ्लो था, आउटफ्लो ऑफ मनी वो ज़्यादा था। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा था और इनफ्लो हमारे पास कम आ रहा था, यानी हम पेमेंट हमारे पास कम आ रहा है, हम पेमेंट दे ज़्यादा रहे हैं, इनफ्लो ऑफ मनी हमारा कम था, जिसकी वजह से हमारे पास शॉर्टेज बढ़ गई थी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की। अब क्या होगा, हमारा डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ से अपने पैसे की वैल्यू को हम कम दिखाएंगे, तो जो अदर कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल करंटली अगर हम बात करें, एक जो डॉलर है, $1, ठीक है, वो करीब 80 रुपीज़ का है। हम एक रफ फिगर मानते हैं 82 83 जितने का भी हो, 80 का है। और अगर हम यहाँ पर हम इसको 85 दिखाएं, सस्ता दिखाएं, तो दैट मीन्स जो है हमसे लोग ज़्यादा जो है सामान मंगाएंगे, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। और जो करेंसी है वो हमारे पास भी ज़्यादा आएगी, यानी 85 रुपीज़ आएंगे। पहले हमारे 1 रुपये में कितने रुपए आ रहे थे? 80 रुपये आ रहे थे। अब कितने रुपए आएंगे? 85 रुपीज़ आएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हाई हो जाएगा और हमारे पास जो करेंसी है, बाहर की करेंसी भी रिजर्व हो जाएगी और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ का कंसेप्ट यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब करते हैं मार्केट डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट। पहले कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी सारे रेट्स, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी रेट्स कि भैया आज क्या रेट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी रेट। अब क्या है, मार्केट डिसाइड कर रही है, मार्केट पे छोड़ दिया। अब मार्केट डिसाइड करेगी कि भैया कि जो है हमारा जो डॉलर की वैल्यू वो कितनी होगी, रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी। अब हमारे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है बेसिकली, अब क्या है, मार्केट के हाथ में। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट और डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म कि टैक्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ चेंज करी। ओके,
उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो हमारा बता दें पहले से 3 टॉपिक हमारे इसमें हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल और हमारा फाइनेंशियल और हमारा फॉरेन, अब हमारा टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन का यहाँ पर। तो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करता हूँ और समझ जाता हूँ आपको। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे पहले रिमूवल ऑफ यानी रिमूव कर दिया क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ख़त्म कर दिया। यानी हम अब कितना भी सामान यानी कितना भी गुड्स हम इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि हम इतना सामान मंगा सकते हैं, कुछ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन थी कि हम 1000 10,000 मंगा सकते हैं। अब कोई क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम जितना सामान मंगा सकते हैं, जितना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी लिबरल पॉलिसी है ये, मतलब हम अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी कि हमें कितना सामान मंगाना है, कितना सामान हमें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट कितना करना है, एक्सपोर्ट कितना करना है। तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये मैंने दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिख दिया है, किसी बुक पे रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट अलग है, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट अलग है। तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ, जो आने पर और जाने पर जो भी टैक्सेस लगते थे, टैरिफ लगते थे, उसको इजी किया गया, कम किया गया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ सके। सिंपल फॉर्म यानी रिमूवल ऑफ द टैक्सेस या रिड्यूस द टैक्सेस और टैरिफ्स ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज चार्जेस। ठीक है, उनको कम किया गया। रिमूवल थोड़ा सा रिमूव भी किया गया और कम भी किया गया। ठीक है, कुछ में हमने छूट दी गई और कुछ में उनको रिड्यूस किया गया। ठीक है, टैक्सेस को कम किया गया, टैरिफ को कम किया गया। ठीक है, टैरिफ एंड टैक्सेस रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस किया गया। बहुत ही आसान एक मूव था ये हमारा लिबरलाइजेशन के अंदर। फिर लास्ट इसके अंदर है रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम मतलब हमें इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, जाहिर सी बात है। अब इंपोर्ट लाइसेंस को आसान किया गया, आसानी से मिलने लगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं, जो डोमेस्टिक इंपोर्ट एक्सपोर्टर हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। एक तो फ़ायदा हुआ भाई रिमूवल ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट लाइसेंस में भी छूट मिल रही है, एक्सपोर्ट में भी छूट मिल रही है, तो बड़ा फ़ायदा हुआ। उससे हमारा ट्रेड भी बढ़ा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इंपोर्ट भी बढ़ा। डोमेस्टिक गुड्स को, डोमेस्टिक जो कह सकते हैं बिजनेसमैन्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये बड़ा अच्छी मूव था 1991 में कि हमने बिज़नेस को वर्ल्ड पे लेके जाना कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें हमें दिखाना। क्योंकि हम क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम इंपोर्ट भी करेंगे। अगर उस पर हम टैक्सेस ज़्यादा लगा देंगे तो जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। वो सारी चीज़ें हमें इसमें कंसीडर करी गई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ये पूरा लिबरलाइजेशन टॉपिक आपका इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये वीडियो पार्ट 1 है। जो दूसरी वीडियो बनाएंगे हम प्राइवेटाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, वो होगी पार्ट बी। ठीक है, उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन होगी पार्ट सी। तो एक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।